दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं बिहार सिपाही भर्ती के लिए जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा निकाला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दूसरा पाली का है, 1/10/2023 का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन के साथ जो है देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन को दीवारों को गीला नहीं करता है ना, दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे जो है रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, जो है सही उत्तर हो जाएगा पारा। देखिए शेष सभी जो है कांच के बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। देखिए भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे जो है आसंजक बल कहते हैं। जब कांच के पृष्ठ को भिगोता है परंतु पारा नहीं, क्योंकि जल व कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से जो है अधिक होता है। अगला है कि जबकि पारा और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पारा के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से जो है कम होता है। अगला है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में जो है संग्रहित होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो, गतिज ऊर्जा रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गतिज ऊर्जा रूप में। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में जो है गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। देखिए न्यूटन के गति विषयक 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए आपका होता है विराम जड़त्व और गति जड़त्व हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि प्रव्यंजक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है और पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये आपका है मैत्री शरण गुप्त का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। हम जीके जीएस ओनली देखने वाले हैं, सही क्रम जो है चुन करके बताना है। तो जैसे इसमें देखेंगे तो आपका जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, मतलब उसके बाद दूसरा है कि सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। सांसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री के लोकसभा के सांसदों द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है कायम है, मतलब वही सेम आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तकनीकी होगा। सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा, मतलब रमा का देखा है तो आपका इंदिरा हो जाएगा, रमा का पर्यायवाची इंदिरा होगा। समानार्थी शब्द बताइए वर्ज का। तो ये आपको हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा निषिद्ध। विपरीतार्थक शब्द क्या है? उत्कर्ष का। तो ये आपको हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अपकर्ष। देखिए सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली। ऑप्शन नंबर सी होगा। असंगत बेमेल शब्द का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक, जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा अशोक। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। डैश इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, जो कोई। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश का भी आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लिश का। और 15 का भी देखिए आराम से वीडियो रोक करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारा देखिए क्या है कि पूरा जीके जीएस को जो है डिस्कशन के साथ आपको बता दे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 17 की बात कर लेते हैं। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इंटू हो जाएगा। 18 का भी देख लेते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। और 19 का एक सेकेंड, 19 का आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर दोस्तों जो है आपका बी सही उत्तर होगा। और 20 की बात करते हैं तो 20 का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। 21 का बात करते हैं तो 21 का ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जीके जीएस यहाँ से 22 नंबर से है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर,
न्यायिक व्यवस्थाओं पर और संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो आंसर आप बोलेंगे उपरोक्त सभी हमारा सही होगा। देखिए भारत में केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों द्वारा जो है विनियमित होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच सभी विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को विभाजित करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 देखेंगे तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक कार्यकारी प्रशासनिक संबंध को, अनुच्छेद 11 मतलब भाग 11 में अनुच्छेद 56 से 263 तक वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वर्णित है। ठीक है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं और तंत्रों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग आदि। देखिए संवैधानिक प्रावधानों के अलावा सम्मेलनों और प्रथाओं ने भी भारत में केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये परंपराएं और प्रथाएं समय के साथ उभरी हैं और इन्हें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के दायरे और प्रकृति को परिभाषित करने में न्यायिक व्यवस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय जारी किया, जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट किया है तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद किया है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित बातचीत और परामर्श की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिषदों और मुख्यमंत्री के सम्मेलन जैसे संवाद के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा जो है दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। देखिए संप्रभु संसद की अवधारणा सबसे पहले इंग्लैंड में दोस्तों जो है विकसित हुआ है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में उभरा, विशेषकर अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के दौरान। यह सम्राट की पूर्ण शक्ति और सरकार की अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेह स्वरूप को स्थापित करने की आवश्यकता की प्रक्रिया है, यानी प्रतिक्रिया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये 24 तिली होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि इसे अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के शेर स्तंभ से दोस्तों जो है लिया गया है। देखिए चक्र पर प्रत्येक तीली जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है और दिन के 24 घंटे को भी दर्शाता है। यही कारण है कि इसे समय के पहिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का जो है दोस्तों गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के क के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है घोषित किया है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे, बोला कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बंधुत्व भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह देश के नागरिकों के बीच भाईचारे और एकजुटता की भावना का प्रतीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से बंधुत्व के सार को दर्शाती है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से इन तीन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करती है, यानी प्रदान करती है। जो विषय इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची के विषय के रूप में जो है जाना जाता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा 24 का? देखिए दोस्तों 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय या फिर न्यायोचित नहीं है।
प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है 6 अगस्त 1952 को जो है किया गया था, याद रखिएगा सभी लोग। संरचना की बात करते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी कैबिनेट मतलब सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके स्थापन, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग या फिर तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 वर्ष का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए आयु तक जो है होता है। कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या फिर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। भारत के पहले कैग की बात करते हैं तो आपके पी. नरहरि राव थे। वर्तमान में जुलाई 2024 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 4। जैसे भारतीय संविधान 3 प्रकार की न्याय नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है और आपका है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 30 का ए सही उत्तर होगा। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए दोस्तों जो है किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अबुल फजल ने अकबर द्वारा, है ना, अबुल फजल ने। देखिए, दीन-ए-इलाही ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। अबुल फजल ने दीन-ए-इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। आगे हमारा है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करते हैं सिराजदौला था। सिराजदौला अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। काल कोठरी घटना का संबंध जो है सिराजदौला से है। उसे 18 गुणे 14 फीट के एक कमरे में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था और अगली सुबह 146 में से सिर्फ जो है 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई। इस घटना के बारे में जो है हॉलवेल ने बताया था। 23 जून 1757 को कलकत्ता के भागीरथी नदी के तट पर हुई पलासी के युद्ध में सिराजदौला की हार हुई और बंगाल पर अंग्रेजों का जो है वर्चस्व दोस्तों जो है कायम हुआ। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है कलाई तथा सिराजदौला की सेना का जो नेतृत्व है मिर्जाफर व मीर मदान कर रहा था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था, कौन से वर्ष में? तो 1971 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 जनवरी 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति या फिर आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट जो है दोस्तों चलाया गया था और 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ यानी बांग्लादेश। देखिए, सैम मैनकसा उस समय भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्र दिवस माना जाता है और इसके बाद से बांग्लादेश जो है नाम प्रभावी था। अगला है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में। देखिए, पहला अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 तक लड़ा गया था और इस युद्ध जो ये आपका युद्ध है चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। चीन का जो प्रतिनिधित्व है इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा जो अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच में लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध जो है यानी यह युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जो है चीन के विरुद्ध दोस्तों जो है लड़ा गया था।
इन दोनों युद्धों में चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाला 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था, जिसे मैकार्टनी दूतावास के नाम से भी दोस्तों जो है जाना जाता है। आगे देखेंगे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सैंधो निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मुहर जैसे चनहुदड़ों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान जो है दोस्तों लगाया जाता है। ये लोग जो है मातृ देवी, रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित हैं, जैसे पूर्व समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृत मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए संत एकनाथ एक भारतीय हिंदू संत, दार्शनिक और कवि थे। वह कृष्ण के भक्त थे तथा वारकली संप्रदाय से संबंधित थे। उनको प्रमुख मराठी संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में जो है देखा जाता है। एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य थे, जो हिंदू देवता दत्तात्रेय के भक्त थे। 1979 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो हो जाएगा माउंट वेसुवियस हो जाएगा। देखिए पोम्पेई इटली के कैंपानिया में एक बड़ा जो है रोमन शहर था। माउंट वेसुवियस एक सोमा स्टेटा ज्वालामुखी है, जो इटली के कैंपानिया में नेपल्स की खाड़ी पर अवस्थित है। यह विश्व के सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है, जो 79 ईस्वी में फूटा था और पोम्पेई और हरकुलेनियम को नष्ट कर दिया था। अब तक यह ज्वालामुखी 50 से अधिक बार जो है फट चुका है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो यह आपको गंडक नदी हो जाएगा। बिहार में गंडक नदी चंबल अभ्यारण्य के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल बन गया है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में 217 जो है घड़ियाल पाए गए हैं। गंडक नदी, देखिए गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में मानगमोट और कुतांग से धौलागिरी के उत्तर में निकलती है और नेपाल में त्रिवेणी के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंडक दक्षिणी दिशा की तरफ बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। इनकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 630 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी जो लंबाई है 260 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सुभद्रा देवी। 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, पेपर मेसी, और कपिल देव प्रसाद कपड़ा कला 52 बूटी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पटना रांची के वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का GNPA अनुपात क्या था? तो ये आपको 3.9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहा जाता है तो पत्तियां, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पादप में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। शकरकंद में भोजन का संग्रहण जो है उसके जड़ों में होता है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा।
देखिए, रंध्र खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करती है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। देखिए, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दबाव रक्षक कोशिकाओं के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप रक्षक कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, तो रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, और जब जल जो है उत्सर्जन के बाद रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता जैसे कारकों पर जो है निर्भर करता है। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, कोलेटोटिकम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है कोलेटोट्राइकम लिखा गया। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम एक कवक है जो उपज और गुणवत्ता में गंभीर नुकसान का कारण बनता है। इस रोग का नाम जो है रेड रॉट 1906 में सर जे बटलर के द्वारा जो है दिया गया था। सर ई जे बटलर भारत में एक शाही माइक्रोलॉजिस्ट कवक विज्ञानी थे। उस समय बिहार के पूसा में कार्यरत थे। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दोस्तों जो है दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा जे.क्यू. प्लोवे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फैटी एसिड आधारित लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मोडियम या फिर प्लाजा लेम्पा शब्द वर्ष 1931 में जे.क्यू. प्लोवे द्वारा जो है दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल रॉबर्टसन द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया था, जिससे तरल किरमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से जो है स्वीकार किया गया है। अगला है कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2016। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, देखिए ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कारपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। देखिए, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कारपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। ट्रिपल बॉटम लाइन एक लेखांकन ढांचा है जो कि संगठन के प्रदर्शन का 3 आयामों में मूल्यांकन करता है, जिससे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। टीबीएल ढांचे का उपयोग समय के साथ किसी कंपनी के वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। टीबीएल के 3 आयाम को 3P के रूप में भी जाना जाता है, पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट। अधिक व्यवसाय मूल्य बनाने के लिए व्यापक परिच्छेद अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ संगठनों या कंपनी द्वारा जो है आपका टीबीएल ढांचे को अपनाया जाता है। टीबीएल के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को बनाए रखा जा सकता है, बाहरी निवेश बढ़ाया जा सकता है, ईएसजी इच्छुक ग्राहकों से बिक्री बढ़ाई जा सकती है और दीर्घकालीन परिचालन क्षमता हासिल की जा सकती है। टीबीएल ढांचे का उपयोग किसी संगठन की स्थिरता या मूल्यांकन करने के लिए जो है किया जाता है। टीबीएल ढांचा उन कंपनियों के लिए भी उपयोगी है जो शेयर धारकों के लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण, समाज या दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती है। टीबीएल ढांचा किसी कंपनी के सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को उसके वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने की एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। देखिए, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एमजीसी हो जाएगा। देखिए, इस संगठन का नाम जो है मेकोंग गंगा सहयोग 2 बड़ी नदियों गंगा और मेकोंग के नाम पर रखा गया है। इसका गठन पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा के साथ साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए दोस्तों जो है किया गया है। इससे 2000 में वियंतियाने लाओ डीपीआर में जो है लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है?
तो बिक्री कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में थोड़ा समझेंगे हम। देखिए प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराधात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण जैसे आयकर, निगम कर, उपहार कर और आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर और प्रतिभूति कर। अप्रत्यक्ष कर देखिए जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है अर्थात वैसा कर जिसका करापात एवं कराधात जो दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अप्रत्यक्ष जो है दोस्तों कहलाता है। देखिए अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है उत्पाद कर, सीमा कर, बिक्री कर, सेवा कर आदि हैं। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सरकारी डेयरी सरकारी समितियों को ऋण के ब्याज के 2% राहत देती है। फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% जो है टीकाकरण किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए द्वारा जो है पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। बिहार में डेयरी सहकारी समितियां, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड बिहार सरकार की एक राज्य सहकारी समिति है। यह उत्पादों का विपणन सुधा डेयरी लेबल के तहत जो है करता है। बिहार में डेयरी उद्योग के कुछ प्रमुख संगठनों में सुधा, अनुज डेयरी, गंगा डेयरी और अमूल शामिल है। यूएनडीपी तैयार करता है मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा जो है किया गया है। अमर्त्य सेन और अन्य ज्ञात अर्थशास्त्रियों के साथ महबूब उल हक ने 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है। मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी आयाम पर आधारित है। इससे लंबा व स्वास्थ्य जीवन, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुंच, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष, जीने का एक साम्य मानक, सकल प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। देखिए HDI के तीनों आयामों में प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में 193 देशों में भारत का स्थान 134वां है तथा स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। देखिए नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अंतर्गत रणनीति क्षेत्र में अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होंगी। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। यह यानी यदि निजीकरण संभव नहीं है तो इस क्षेत्र के CPSE का निजीकरण कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 को 4 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा जो है अनुमोदित किया गया था। नीति का लक्ष्य सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्र में निवेश के लिए एक स्पष्ट रोड मैप जो है प्रदान करना है। निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सत्य है। जैसे आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए जो है तो दोस्तों किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्का को पिघलाने पर जो है रोक लगाता है। आगे हमारा है निम्नलिखित प्रश्न में आप रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो इसको आप आराम से बनाइएगा। आपको PDF हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये सब आपका मैथ का है, रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर आपका शुरू हो रहा है 72 नंबर से। देखिए किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी होगा। देखिए आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी है ना, अकशेरुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें एक बाह्य कंकाल, एक खंडित शरीर और जुड़े हुए पैर होते हैं। उनके शरीर में उपांगों की एक जोड़ी के साथ साथ खंड होते हैं। उनका प्रजनन आंतरिक निषेचन स्थलीय प्रजातियां और आंतरिक या बाह्य निषेचन
द्वारा होता है। उनके पास एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आगे देखेंगे, देखिए आर्थ्रोपोडा के प्रकार जैसे कीड़े, चींटियां, एफिड्स, तितलियां, टिड्डे, दीमक, अर्चिड्स, बिच्छू, घून, मकड़ियाँ, और क्रस्टेशियन, केकड़ा मछली, झींगा मछली। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है। 73 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा काउपॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा काउपॉक्स। देखिए वैक्सीनिया वायरस जो एक पॉक्स वायरस की प्रजाति का वैक्सीन वायरस का नाम भी है, यह अलग अलग होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स यानी चेचक को काउपॉक्स पैदा करने वाले वायरस से निकटता से संबंधित है, और इसमें स्मॉल पॉक्स के खिलाफ टीके बनाने में जो है उपयोग किया जाने वाला तनाव भी शामिल है। 1796 में एक अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर को पता चला कि जिन दूधियों को काउपॉक्स हुआ था उन्हें जो है महामारी के दौरान ही स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। जेनर ने जानबूझकर लोगों को स्मॉल पॉक्स देने की कोशिश की और पाया कि सभी लोग अब स्मॉल पॉक्स के प्रतिरोधी थे। ऐसा इसलिए था कि क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वायरस काउपॉक्स से निकटता से संबंधित था। यह विकसित होने वाला पहला सफल टीका था। अगला हमारा है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जातिवृत्त हो जाएगा, जातिवृत्त। देखिए विकास परिवर्तन के एक क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ आनुवंशिक संरचना में मामूली बदलाव के साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन के कारण होती है, जिसमें नई प्रजातियों का निर्माण होता है। जातिवृत्त यह विकास की प्रतिक्रिया के दौरान विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से एक जीव के विकास का अध्ययन है, अर्थात यह एक जीव का विकासवादी इतिहास है। जातिवृत्त संबंध को एक वृत्त वृक्ष कैलेडोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, जो दर्शाता है कि टैक्सन दूसरे टैक्सन से कैसे संबंधित है। जातिवृत्त वृक्ष आरेख आश्विक अनुक्रमण डाटा विश्लेषण पर आधारित है। गुण या लक्षण जातिवृत्तीय में प्रयुक्त डेटा को इकाई है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखिए व्यक्तिवृत्त एक जीव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है। यह एक व्यक्ति के जीव के विकास की श्रृंखला को कवर करता है। व्यक्तिवृत्त निषेचन के समय से शुरू होने वाला अध्ययन को कवर करता है और इनके जन्म के समय की सभी विकास संबंधित प्रक्रियाएं और उनके बाद की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। वंशावली यह किसी जीव को मौजूदा प्रजातियों के आदिम पूर्वजों का अध्ययन करता है। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो अभिसारी विकास ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। यह समजातता अपसारी जैव विकास अर्थात पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है। ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में विभिन्नता पाई जाती है, समरूप अंग कहलाते हैं। यह समरूपता अभिसारी जैव विकास को दर्शाती है, जैसे डॉगफिश व व्हेल। कुछ लक्षण जो खो गए थे और जीव के पूर्वजों में मौजूद थे वे जीव में वापस लौट जाते हैं। इस घटना को पूर्वजानुरूपता के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में कर्णपाली को हिलाने की शक्ति होती है। बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो छड़ के आकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सलाकवक है ना, सलाकवक इस प्रकार का जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होता है, जैसे बैसिलस और बैसिलस एंथ्रासिस। गोलाकार आकृति के जीवाणुओं को कोकस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोकोकाई एक कोशिका के रूप में, जैसे माइक्रोकोकस और डिप्लोकोकाई ये दो कोशिकाओं के समूह में, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी। स्टेप्टोकोकाई अनेक कोशिकाओं के समूह में, जैसे स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सारसिनी की बात करते हैं, तो 6, 64 अथवा 128 के धनाकृतिक पैकेट में जैसे सारसिना।
सर्पिलाकृतिक इस प्रकार का जीवाणु अथवा कुलाइड तथा स्पाइरल होता है, जैसे स्पाइरिलम रूप्रेम। कोमा इस प्रकार का जीवाणु अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोमा। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं? तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकेरल। देखिए मछलियाँ दो प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मीठे पानी की मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ। मीठे पानी की कुछ मछलियाँ जो बहुत आम और उनमें केटला यानी केतला, रोहू और कॉमन शार्प हो शामिल हैं। खाए जाने वाले कुछ समुद्री मछलियों में हिल्सा, सार्डिन, पॉम्फ्रेट, बैकरल आदि शामिल हैं। समुद्री सितारे जिन्हें आमतौर पर स्टारफिश कहा जाता है, मछली नहीं, और गिटार फिश मछली की एक प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कठोर धातु है? तो टंगस्टन हो जाएगा आंसर डी। कुछ स्रोतों में प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाले धातुएं हैं। सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा पारा, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध्य सोना व चांदी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है। देखिए अगला देखेंगे तो जिसका आंसर डी हो जाएगा। लोहा धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। देखिए पारा का जो निष्कर्षण है मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है। पारा का अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं 13.6 होता है। पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और यह जो है परमाणविक होता है। 4.12 के ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है जिसे जो है अम्बलगम कहते हैं। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अम्बलगम नहीं बनाता है। अगला है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प और ऑर्गन गैस भरी रहती है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी दोस्तों ये आपको जाना जाता है, याद रखिएगा। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है, तो बियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बियर। अब यहाँ पे देखिए पेय का प्रकार और अल्कोहल का परसेंट और शुरू, जैसे रम की बात करते हैं तो 45 से 55% सीरा हो जाएगा। विस्की की बात करते हैं तो 40 से 50% अल्कोहल और जौ हो जाएगा स्रोत। ब्रांडी 40 से 50 अंगूर। जिन की बात करते हैं तो 35 से 40 मक्का। बियर की बात करते हैं 3 से 6% जौ होगा। शैंपेन की बात करते हैं तो 10 से 15 हो जाएगा, अंगूर होगा। पोर्ट व शहरी की बात करते हैं तो 15 से 25% अंगूर हो जाएगा। और साइडर की बात करते हैं तो 2 से 6% सेब हो जाएगा। देखिए मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से भी दोस्तों ये आपको जाना जाता है। और रेक्टिफाइड स्पिरिट को व्यावसायिक अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें 95.6% इथाइल अल्कोहल तथा शेष जो है 4.4% जल होता है। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति अल्कोहल कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है एनोलॉजी कहलाती है। ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 8 महीना जो है सही उत्तर हो जाएगा, 8 महीना। अगला है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण, तो CO2 गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बुलबुले जल की बूंदों से जुड़ जाते हैं और उन्हें गिलास के सिरा पर ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट को सूजन से राहत दिलाती है और इसमें मौजूद सोडा एसिड को निष्क्रिय कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है यानी किया गया था? तो टेक्नीशियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टेक्नीशियन। देखिए टेक्नीशियन का परमाणु संख्या जो है आपका 43 है। इसका रासायनिक प्रतीक की बात करते हैं तो TC हो जाएगा। टेक्नीशियन के सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं जिनमें 97 TC के पूर्ण
आयनिक अवस्था को छोड़कर कोई भी स्थिर नहीं होता है। टेक्नीशियन एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल में विलीन हो जाता है, लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलयशील है। चिकित्सा परीक्षणों के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक में टेक्नीशियन का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 1 तथा परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.008 होगा। सूर्य और तारों का आधा से ज़्यादा भाग जो है हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसमें नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन की खोज जो है 7666 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 1776 लिखा गया है, 1776, माफ कीजिए 1766 लिखा गया है, मिस्टेक होता है कभी कभी पढ़ने में, 1766 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हाइड्रोजन निर्माण की विधि। देखिए लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम के जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उच्च ताप पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जन है। इसकी अर्ध आयु की बात करते हैं 12.4 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो यह आपको हो जाएगा NH3 हो जाएगा। देखिए अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा जो है किया जाता है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसमें तीखी बंद होती है। इसे सूंघने व छींक तथा आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल एवं आकृति पिरामिडल होता है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया प्राप्त होता है। अमोनिया का उपयोग, देखिए द्रवित अमोनिया का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के काम में होता है। अमोनिया लवणों के उत्पादन में, यूरिया के निर्माण में, सफाई के काम में, चिकनाई दूर करने में, हाइड्रोजन के उत्पादन में, याद रखिएगा। देखिए बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो ये आपको हो जाएगा टेफ्लॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा का प्रतिरोधक और विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए दोस्तों जो है किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2, 4, जैसे एंटवर्प होगा और ट्राइस्टे होगा और आपका चौथा है हैम्बर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों की नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए असम को ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है तथा पहाड़ियों से लगते नीले बादल के कारण जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों वादियों के रूप में दोस्तों ये आपका जाना जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, जैसे अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग जो है आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में दोस्तों किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। देखिए वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिक में 3 अस्थायी बेस स्टेशन बनाए गए हैं। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारतीय 2012 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था।
वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष जो है आबाद रहता है। भारत ने अंटार्कटिक के लिए 41वां जो है वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था या पिक किया है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आर्कटिक पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है। भारत ने 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध जो है केंद्र खोला है। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी ध्रुव में स्थित एक ध्रुवीय महाद्वीप है। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है तथा यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है, जहां पूरी तरह से बर्फ का परत जमी रहती है, जिसके कारण जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करते हैं तो लैम्बर्ट अंटार्कटिका स्थित है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है। 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय रामचरण थे। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी जैसे पेंगुइन, अल्बाटोरोस एवं पेट्रल। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए जो है समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दिया गया है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है गोवा यानी भारत में स्थित है। मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। जैसे रेलवे जोन और मुख्यालय पश्चिम मध्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में देखेंगे तो हो जाएगा जबलपुर होगा। उसके बाद आपका दिया दक्षिण पूर्व मध्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बिलासपुर। पूर्व मध्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हाजीपुर और उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो गोरखपुर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। 100% सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीव जो है सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए यह पूरब में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले जैसे आपका पांडिचेरी, कारिकाल, माहे और यानावोल जो इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर। देखिए 94 नंबर आपका है कि वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। गेहूं, चावल, मक्का आदि वाणिज्य अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल है। गन्ना, कपास, जूट आदि नगदी फसल है। परावर्तन के नियम सत्य हैं तो सभी परावर्तन सतहों के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। परावर्तन के नियम देखिए परावर्तित किरण और सतह का अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन सा बेहतर कंडक्टर है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निकल हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता जितनी कम होती है चालकता उतनी ही बेहतर होती है। उपयुक्त दिए गए यहाँ पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है तो आभासी और आवर्धित ऑप्शन नंबर बी होगा। खगोलीय दूरबीन का उपयोग तारों और ग्रहों जैसे आकाशीय पिंड को देखने के लिए किया जाता है। स्थलीय दूरबीन इसका उपयोग जमीन पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों किया जाता है। दूरबीन द्वारा निर्मित छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है। इसमें 3 लेंस होते हैं, तीसरा लेंस सीधी छवि बनाने के लिए होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी देखिए इसका उपयोग जो है वस्तुओं की आवर्धित छवि देखने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। यह ऐसी छवियां बनाता है जो आभासी और विस्तारित होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु की आवर्धित छवि बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों का उपयोग करता है। इसके द्वारा निर्मित छवि आवर्धित, आभासी तथा उल्टी होती है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, आयाम जो है सही आंसर हो जाएगा आयाम।
देखिए तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज होती है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम होती है। ध्वनि की तीव्रता उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिससे वह फैलती है। ध्वनि का तारतम्य तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितना अधिक होता है तारतम्य उतना ही अधिक होता है। शेर की आवाज़ का तारतम्य कम लेकिन प्रबलता और तीव्रता अधिक होता है, जबकि महिला, कोयल एवं बांसुरी की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, प्रबलता या फिर तीव्रता जो है कम होती है। पुरुष की आवाज़ के तुलना में महिलाओं की आवाज़ की तारतम्य जो है सामान्यतः अधिक होती है। फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस तकनीक में एक फोटोरेसिस्टिव ड्रम का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जब ड्रम को मूल दस्तावेज के सामने रखा जाता है तो प्रकाश के संपर्क में आने वाली सतह चार्ज हो जाती है। फिर एक टोनर पाउडर जो ऋणात्मक रूप से चार्ज होता है ड्रम पर लगाया जाता है। टोनर पाउडर केवल चार्ज किए गए क्षेत्रों पर चिपकता है। अंत में टोनर पाउडर को कागज पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, इससे एक प्रति जो है बन जाती है। आखिरी प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। एक खगोलीय इकाई 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सौर मंडल के भीतर दूरियों की गणना के लिए दोस्तों किया जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो लगभग दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। तो 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का भी मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।